औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्दुसना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our sixth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वो स्टार्ट किया है। तो उसमें इंशाल्लाह हम जो 144 एमसीक्यूज है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम 143 जो है वहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज ही हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट ओके जी, हम डिस्कस करते हैं 144 एमसीक्यूज से। तो इसमें हमारे पास 144 एमसीक्यू देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हमारे पास जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो हमारे पास जो है वो मीडिया है। ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज में मुझे थोड़ी मिस्टेक लग रही है। ये नॉन फॉर्मल मीडिया नहीं हो सकता, ये तो इनफॉर्मल है। Informal। जी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल एजुकेशन इज मीडिया, क्योंकि मीडिया की मदद से हम उठते बैठते चलते फिरते जो भी न्यूज़ सुनते हैं, वो हमारी एजुकेशन कौन सी होती है, वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। ये एमसीक्यूज बुक के अंदर आई थिंक गलत है, तो इसको आप ठीक कीजिएगा। उसके बाद ये 145 एमसीक्यूज हमारे पास है। सीकिंग एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि आप किसी एक्सपर्ट की, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, किसी स्कॉलर की अगर आप ओपिनियन लेते हैं नॉलेज के हवाले से, तो ये क्या कहलाती है, ये अथॉरिटी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये 146 एमसीक्यूज आ जाता है। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू इनर फीलिंग इज कॉल्ड इंट्यूशिव, या इंट्यूशन इसको कहते हैं। यानी कि आपको इनर फीलिंग की वजह से जो नॉलेज हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्यूशन या इंट्यूशन कहते हैं। और इसको अल्हाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्हाम भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास इनर फीलिंग है, इससे एक थीरी जो है वो भी बिलोंग करती है। आप बताएंगे कि कौन सी थीरी इसके साथ रिलेट करती है? इनर फीलिंग के साथ कौन सी थीरी जो है वो बिलोंग करती है? जी बताएं प्लीज। हमारे पास ये जो इनर फीलिंग है, इसके साथ कौन सी थ्योरी जो है वो रिलेट करती है? अगर किसी स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया है तो बताएं जी आप। साइकोलॉजी की थ्योरी है कि जी, कौन सी थ्योरी? आवाज नहीं आ रही थी, आप बताएं प्लीज अगेन। क्या बताया आपने? साइकोलॉजी में हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है इंसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये भी इनर फीलिंग होती है, इनर थॉट आपकी होती है। इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो हमारे पास स्कॉलर ने रिप्रेजेंट की थी, जिसमें उन्होंने एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो ये उस नॉलेज को इंट्यूशन भी कहते हैं हम, और इसको इंसाइट लर्निंग भी कहा जाता है। इसको इल्हाम भी हम कहते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास 147 एमसीक्यूज आ जाता है।
नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग इज कॉल्ड, यानी रीजनिंग के जरिए आप लॉजिकली जब नॉलेज हासिल करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये रैशनलिज्म कहलाता है, ये रैशनल नॉलेज कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये 148 एमसीक्यूज आ जाता है, मोस्ट अथेंटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज कम्स फ्रॉम, यानी कि मोस्ट अथेंटिक और साइंटिफिक नॉलेज जो है हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम सेंस परसेप्शन से हासिल करते हैं, और सेंसरी आर्गन जो है उनका यूज करके हम हासिल करते हैं। ठीक है। Just a minute. हेलो, वॉइस नहीं आ रही? अब आवाज आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बता दें प्लीज। हेलो। अब आ रही है सर। चलें जी, थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास हम बात कर रहे थे कि ये जो 148 एमसीक्यूज है, मोस्ट ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक, यानी कि नॉलेज कम्स फ्रॉम, यानी हम जो साइंटिफिक नॉलेज हासिल करते हैं वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, तो वो हम सेंस परसेप्शन या सेंसरी आर्गन जो है उससे हासिल करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 149 एमसीक्यूज, एनालिटिकल फिलॉसफी इज रिलेटेड टू, ये जो एनालिटिकल फिलॉसफी है ये किस से बिलोंग करती है, ये हमारे पास ऑन्टोलॉजी जो है, ऑन्टोलॉजी से बिलोंग करती है। ऑन्टोलॉजी जो है ये सर्च फॉर रियलिटी को कहा जाता है, इसमें हम रियलिटी जो है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, किसी स्टूडेंट को पता है? ऑन्टोलॉजी को एक और नाम से हम कॉलन कर सकते हैं, तो वो क्या है? आपको है आइडिया इसके बारे में? सर मेटाफिजिक्स। जी। मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स। नहीं कहते हैं ओंटोलॉजी को। हेलो। जी सर। हाँ जी। तो मेटाफिजिक्स का मतलब वैसे क्या होता है? सर्च फॉर रियलिटी। जी। सर्च फॉर रियलिटी। नहीं, सर्च फॉर रियलिटी तो ये ओंटोलॉजी के रिलेटेड है, लेकिन मेटाफिजिक्स जो है ये क्या होता है, इसके बारे में कोई आइडिया है आपको? मैंने बताया भी है प्रीवियस लेक्चर में। ये फिजिक्स हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास रियल में हैं, जो रियलिटी हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिजिक्स कहलाती हैं। ठीक है। और मेटा फिजिक्स जो है फिजिक्स से बियॉन्ड है, फिजिक्स से आगे है, यानी जिन चीज़ों की कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, जो आपको नज़र नहीं आती, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी मेटा फिजिक्स कहलाती हैं। ये मेटाफिजिक्स जो है ये इंसान की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल वैल्यू है उससे बिलोंग करती है। ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 150 आता है, प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी इज रिलेटेड टू, ये जो प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज को बयान करना, किसी भी चीज को के बारे में टू स्टेट समथिंग करना, इसको हम ये जो प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी है किससे बिलोंग करती है, ये नॉलेज से बिलोंग करती है, क्योंकि नॉलेज का मतलब ये होता है किसी चीज के बारे में बताना, इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, टू स्टेट समथिंग। ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेकुलेटिव फिलॉसफी डील विद द थ्योरी, ये स्पेकुलेटिव फिलॉसफी जो है ये कौन सी थ्योरी के साथ डील करती है, तो ये हमारे पास जो एक्सियोलॉजी है उसके साथ डील करती है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 152 एमसीक्यूज, एनालिटिकल फिलॉसफी डील विद असेसमेंट, एनालिटिकल का मतलब ही एनालिसिस होता है, असेसमेंट करना होता है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 153 एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील विद द राइट एंड रॉन्ग। ठीक है।
ये डिस्क्रिप्टिव जो फिलॉसफी है ये किसके साथ डील करती है? ये सॉरी, प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील करती है किसके साथ? राइट एंड रॉन्ग के साथ। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस एमसीक्यूज में कुछ जो है ना वो गड़बड़ है। आप बताएंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है? जी, बताएं प्लीज। सर 153 एमसीक्यूज में आप कह रहे हैं मिस्टेक है। नहीं नहीं, जो 53, हाँ जी 153, इसमें मिस्टेक है। 153, जी बिल्कुल। इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है, या ठीक है? आपके माइंड को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपका फोकस भी है या नहीं है। आप देखें इसके ऊपर मुझे मैंने लगता है आपको एक नोटोलॉजी। एमसीक्यू पढ़ाया है जो कि है 150। उसको देखिए, प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी इज रिलेटेड टू एक्सियोलॉजी। किसके साथ है? एक्सियोलॉजी। ठीक है। तो एक्सियोलॉजी जब वैल्यूज की बात करती है तो एक्सियोलॉजी के हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। एक एथिक्स होता है, दूसरा एस्थेटिक होता है। एथिक्स का मतलब हमारे पास राइट रॉन्ग होता है, गुड बैड होता है। और एस्थेटिक जो होती है वो ब्यूटी से बिलोंग करती है। अब भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर, प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी डील विद द राइट रॉन्ग एंड गुड एंड बैड। ठीक है, ये दोनों के साथ क्या करती है? डील करती है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 154 एमसीक्यूज। नॉलेज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह सुबहाना व तआला हु, यानी कि अल्लाह सुबहाना व तआला से जो डायरेक्टली नॉलेज हासिल होता है उस नॉलेज को क्या कहा जाता है? उसको वही कहा जाता है, रेवलेशन कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 156। लॉजिक इंक्लूड द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि लॉजिक कौन कौन सी 150 रीजनिंग के अंदर नोट इंक्लूड? किया। जी, सर 155 नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोसाइटी। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर 155 एमसीक्यूज आपने छोड़ दिए। 155, हाँ जी बिल्कुल, ये स्किप नीड्स हो ऑफ गया। इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट हाँ देन जी, ये सोसाइटी। स्किप हो गया है। ये मेरे माइंड में नहीं आया। चले मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। तो 155 में हमारे पास नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोसाइटी। ये हमारे पास ना एक रोमांटिसिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक पूरी थीरी है। ये रोमांटिसिज्म जो है ये यूज होती है बेसिकली। अगर आप कभी लिटरेचर की स्टडी करें तो वहाँ पे आपको इसका फैक्टर बहुत ज़्यादा मिलेगा। और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, इसकी एक पूरी एज है रोमांटिसिज्म। ठीक, ठीक है। उसके रिलेटेड ही हमारे पास रोमांटिक पोएट्री भी आ जाती है, मॉडर्न पोएट्री भी आ जाती है। ठीक है। तो ये बेसिकली देखा जाता है कि नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोसाइटी। ये जो रोमांटिसिज्म एज है इसमें स्टूडेंट की जो नीड है, किसी इंडिविजुअल की नीड जो है, नीड्स या इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है किसी सोसाइटी की निस्बत। क्योंकि जब एक इंसान जो है उसकी तमाम नीड्स जो है ना वो फुलफिल होंगी तो ही जो है ना वो एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा जो है ना वो शहरी बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता। ठीक है। उसके बाद 156 एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे थे। लॉजिक इंक्लूड्स द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि लॉजिक दोनों के अंदर मौजूद होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों जो हमारे पास ये रीजन के मेथड हैं, इन दोनों के अंदर क्या मौजूद होता है? यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों के अंदर हमारे पास लॉजिक मौजूद होता है। अच्छा, ये लॉजिक क्या होता है? वैसे कोई आइडिया है आपको इसके बारे में, ये लॉजिक क्या होता है? जी, सर ऑथेंटिक नॉलेज। किसी भी काम करने की जो रीजन होती है उसको क्या कहा जाता है? लॉजिक कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद 157 पे हमारे पास आ जाता है, रियलिटी कंप्राइजेस बोथ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म मींस बॉडी एंड माइंड। इसको हम क्या कहते हैं?
कैट्रीशियन या ड्यूलिज्म है, इसको ड्यूलिज्म कहा जाता है, यानी कि वो फिलासफी जिसके अंदर जो आइडियलिज्म भी होती है और रियलिज्म भी होती है, यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों का ब्लेंड होता है, इसको कैट्रीशियन या फिर ड्यूअलिज्म जो है ना वो कहा जाता है। डुअल का मतलब होता है दो, और कैट्रीशियन जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब भी होता है ब्लेंड या दो चीजों का इज्तिमा। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हमारे पास है सेंसरी एक्सपीरियंसेस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि 158 एमसीक्यूज में कहता है कि हमारे पास जो सेंस परसेप्शन है, जो सेंसरी नॉलेज है, उसको हम क्या करते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, यानी कि जो हम सेंस की मदद से नॉलेज हासिल करते हैं वो नॉलेज हमारा ऑथेंटिक होता है, वो नॉलेज हमारा रियल होता है। तो ये कौन सा नॉलेज होता है, वो हमारे पास इंपीरिकल नॉलेज होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इंपीरिकल नॉलेज। इसके बाद 159 एमसीक्यू देखें, ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद रीजनिंग, यानी कि वो फिलोसफी की ब्रांच जो कि रीजनिंग के साथ बिलोंग करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लॉजिक कहा जाता है, क्योंकि आप लॉजिकली चीजों को करते हैं। इसके बाद ये 160 एमसीक्यूज आ जाता है, इफ अ चाइल्ड फेल इन क्लास व्हाट शुड बी डन विद हिम, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, अगर बच्चा क्लास में फेल हो जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए, गिव अ चांस टू इम्प्रूव, उसे अपनी जो एजुकेशन है, अपने जो वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए उसे चांस देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है, डेवी डिफाइंस एजुकेशन एज अ रिकंस्ट्रक्शन निज़म या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो डेवी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दोनों डेफिनेशन दी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो एजुकेशन है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, या फिर रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी 162 एमसीक्यूज आ जाता है, एजुकेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस पीरियड और क्लास इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इस एजुकेशन में कोई उसका खास पर्पस नहीं होता, ना ही इसका कोई पीरियड होता है, ना ही इसकी कोई जगह होती है। जब भी आप सोशल इन्वायरमेंट में आते जाते चलते फिरते कोई भी लर्निंग करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, इसके बाद ही हमारे पास 162 आ जाता है, एजुकेशन इज अ ट्राई एंगुलर प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है, इसमें एक टीचर होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है, और तीसरा कंटेंट या इसको एजुकेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जी 164 एमसीक्यूज आ जाता है, एंशियंट ग्रीक स्कूल फाउंडेड बाय प्लेटो, यानी कि प्लेटो ने जो स्कूल इस्टेब्लिश किया था तो उसका नाम एकेडमी था। ठीक है, और एंशियंट ग्रीक स्कूल फाउंडेड बाय अरिस्टोटल, और जो अरिस्टोटल ने स्कूल जो है ना वो इस्टेब्लिश किया था उसका नाम था लाइसियम। आपने अरिस्टोटल का याद रख लेना है। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है, और बाकी जो है ना वो एकेडमी आपको प्लेटो के हवाले से याद ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद ही 166 एमसीक्यूज आ जाता है, सेंट्रल बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड ऑल स्टूडेंट लर्न, यानी कि इसमें देखा जाता है कि सेंट्रल बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड ऑल स्टूडेंट लर्न, यानी कि कौन सा ऐसा नॉलेज होता है जो कि हर तरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनको लर्न करना जरूरी होता है, वो नॉलेज कोर करिकुलम कहलाता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैंने अभी जो थ्योरी की क्लास हुई है, मेरे जो पेड स्टूडेंट हैं उनको मैंने बताया है, तो आप लोग जरा बताएं, ये हमारे पास जो कोर करिकुलम होता है ये कौन सा करिकुलम होता है, इसका क्या मतलब होता है, जी बताएं प्लीज। सर कोर करिकुलम में मतलब जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं वो आवाज भी नहीं आ रही, और थोड़ा लाउड बोले प्लीज। सर इसमें कंपल्सरी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं दोनों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, वैसे कोर का मतलब क्या होता है, इसका आइडिया है कोई आपको? सर मतलब कोर का है कि जो हम जबानी इसको करना। जी नहीं, कोर का मतलब होता है बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको हमने बच्चों को डिलीवर करना होता है। आप देखें कोई भी कंट्री ले लें, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए ले लें, ठीक है,
उसमें उनका करिकुलम उठाकर आप देख लें तो उसमें हमेशा हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद साइंस का सब्जेक्ट होगा, मैथ का सब्जेक्ट होगा। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक सब्जेक्ट जो है इनका पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोर का मतलब होता है बेसिक या बुनियादी नॉलेज जो आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो नॉलेज क्या कहलाता है? कोर करिकुलम कहलाता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम 166 तक एमसीक्यूज कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो पूछ लें। सर फिर ये कंपलसरी और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये वाला मतलब इसको नहीं कहेंगे कोर करिकुलम? ये जो कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, आप देखिए ना, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हो सकता है कि वो हमारा जो कोर नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, उसके अंदर इंक्लूड हो ना हो, ठीक है। ऐसा होता है, समटाइम ऐसा नहीं भी होता। जरूरी तो नहीं है कि हमने बच्चों को वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनका हमने बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना है। कोर का मतलब बेसिकली होता है हमने बेस लाइन पे बच्चे को लेकर जाना है। आपने एक फिलासफी पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी, इसेंशियलिज्म। ये जो इसेंशियलिज्म फिलासफी है ना, ये बैक टू बेसिक पे फोकस करती है कि हमने बच्चों को बैक टू बेसिक लेकर जाना है। ये जो हमारे पास प्रैग्मेटिज्म फिलासफी थी या प्रोग्रेसिविज्म फिलासफी थी, उसके अगेंस्ट ये एक मूवमेंट आई थी। तो उन्होंने कहा है कि जो आजकल के लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, इन्वेंशन पे ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। वो अपने जो मजहबी अकायद हैं, जो अपने बिलीफ हैं, जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो अपने कल्चर ट्रेडिशंस हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कर गए हैं? वो भूल गए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को जो है ना अपना कोर नॉलेज उसकी तरफ लेकर जाना चाहिए, और बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है उसकी तरफ लेकर जाना चाहिए, बैक टू बेसिक लेकर जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो बेसिक कल्चर हैं, जो बेसिक ट्रेडिशन है, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हैं, बच्चे उनको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। जी सर। सर और वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दें। जी, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव ये बेसिकली हमारे पास रीजनिंग है, ये हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसमें हम ये बेसिकली जो हमारा डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग है ना, सॉरी डिस्कशन नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग है, उसमें इसको डिफाइन किया गया है। इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करना होता है, यानी एक चीज को आपने लेकर उसको बाकी चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना होता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने क्या किया कि आपने एक मैथ का फार्मूला लगाया और एक क्वेश्चन जो है उससे उससे आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप वही फार्मूला जो है वो जो बाकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो जब आप वही फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप उनको उस प्रॉब्लम को उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड है, ठीक है। क्योंकि आपने एक फार्मूला आपको बताया है, आपने वही फार्मूला बाकी जो क्वेश्चन है उसके ऊपर जनरलाइज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड जो होता है इसके अपोजिट होता है। डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में जनरल टू स्पेसिफिक हम चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या यही अगर फार्मूला के हवाले से अगर हम देखें तो पहले तो हमने किया किया कि एक जो फार्मूला है उसके उसको हमने उससे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर बाकी सारे प्रॉब्लम को उसी फार्मूला से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमने यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल मूव किया। अब जर्नल टू स्पेसिफिक हमने मूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक जो है ना वो एक्सरसाइज करते हैं कंप्लीट, तो हम कहते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हमने की है, ये फलां जो हमारा फार्मूला है, इसकी मदद से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन है। आप चाहते हैं कि वही जो फार्मूला जो जनरलाइजेशन वाला फार्मूला है, उसको आप चाहते हैं कि आप वो किसी और क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करें, आप करते हैं उसको और आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा डिडक्टिव मेथड होता है, यानी कि आपने पहले वो सारी जो जनरलाइजेशन की पावर होती है उसको
समेट करके उसको एनालाइज करके एक प्रॉब्लम के ऊपर आपने डिस्कस किया है, उसको आपने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है। चलिए जी, मैं आपको इसका और एक आसान और इजी वे में जो है मेथड बता देता हूँ। आप देखिए ना कि एक बच्चा है, बच्चे जो होते हैं उनको लगाव बड़ा होता है, बड़ी मोहब्बत होती है कैटों के साथ। तो एक बच्चा जो है ना वो कैट के साथ खेल रहा है, तो कैट ने क्या किया, अब जो है ना वो उसको, यानी कि उसकी उसके हैंड के ऊपर उसने बाइट कर लिया, काट लिया कैट। तो अब बच्चा जो है सर ना वो थोड़ी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी, नेटवर्क खराब था। सर आप मुझे दोबारा बताइएगा प्लीज। हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं सर, अभी आ रही है, पहले नहीं, थोड़ी इधर नेटवर्क इशू था शायद इस वजह से। अच्छा जी, चले। अच्छा, मैं आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव जो मेथड है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है या इंडक्टिव रीजनिंग है, ये दोनों हमारे जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग है उनकी सब टाइप्स हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पास इंडक्टिव होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जर्नल स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, पहले ये आपने माइंड में रखना है कि ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। तो जो इंडक्टिव है ये इंडक्शन से लिया गया है। ठीक है। आपने क्या करना है, चीजों को इंडक्ट करना है, चीजों को। आप देखें ना कि इंडक्शन का मतलब होता है चीजों को ऐड करना, और डिडक्शन का मतलब होता है चीजों को डिक्रीज इंट्रोड्यूस करना। करवाना। जी। सर इंट्रोड्यूस करवाना किसी चीज को, इंट्रोड्यूस करवाना। जी, इंडक्शन का मतलब इंट्रोड्यूस भी करवाना होता है, और टू ऐड न्यू समथिंग, किसी भी चीज को उसमें ऐड भी करना, ये भी इंडक्शन कहलाता है। और हमारे पास डिडक्शन जो है, किसी चीज को डी वैल्यू करना, किसी चीज को डिक्रीज करना, उसके सेंस में ये आता है। ठीक है। इसकी वर्ल्ड मीनिंग के हवाले से तो ठीक है। हमने बात। जी। जी सर ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम इसकी एग्जांपल के हवाले से बात करते हैं। तो ये जो इंडक्टिव मेथड होता है, इसमें आपने क्या करना है, स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करना होता है, यानी कि एक चीज को आपने स्पेसिफिक किया, उसको फिर आपने क्या करना है, उसको जनरलाइज कर देना है बाकी सिचुएशन के ऊपर, बाकी प्रॉब्लम के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो है ना वो आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना वो एक किसी सडन सलूशन में आप फंस जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में कोई इंसाइट आता है, कोई ट्रिक आप लगा कर क्या करते हैं, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। फिर वो जो आपके माइंड में सॉल्यूशन आया, आप उस सॉल्यूशन को बाकी जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव होता है। ठीक है। डिडक्टिव में हमने क्या करना है, जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। ठीक है। इन दोनों टर्म को आपने याद रखना है। इंडक्टिव में हमने स्पेसिफिक टू जर्नल जाना होता है। ठीक है। और डिडक्टिव में हमने जर्नल टू स्पेसिफिक जाना होता है। ठीक है। मैं आपको एक कैट की जो ये एग्जांपल है वो दे रहा था। मैंने बताया है कि बच्चे जो है वो कैट के साथ बहुत यानी कि मायूस होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं उनसे। तो अब एक कैट ने क्या किया, बच्चे को जो है ना वो उसके हैंड के ऊपर उसने बाइट कर दिया। ठीक है। तो अब बच्चे के माइंड में जो है ना वो एक खौफ, एक डर बैठ गया है कि कैट सारी जो होती है ना वो क्या होती हैं, बुरी होती हैं। ठीक है। सारी कैट जो है काटने वाली होती हैं, वो काटती हैं। ये जो उसने एक अप्लाई किया और जनरलाइजेशन उसने कर दी, वो क्या है, ये हमारा इंडक्टिव मेथड है। ठीक है। क्योंकि हालांकि सारी कैट ने तो उसको नहीं काटा। ठीक है, कैट तो एक ही थी जिसने उसको काटा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसका जो कंसेप्ट था, उसका जो आइडिया था, उसने वो सारी जो कैट हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हमारा क्या है, इंडक्टिव अप्रोच है। इसको हम इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो अब ठीक है। ये इंडक्टिव का मसला तो चले सॉल्व हो गया। अब इसके अगेंस्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है। तो बच्चा जो है ना वो कहता है कि तमाम जो डॉग हैं वो भौंकते हैं, तो ये जो मेरा डॉगी है ये भी क्या है, ये भी भौंकता है। ठीक है। या तमाम जो बिल्लियां हैं वो काटती हैं, तो ये जो मेरे पास बिल्ली है ये भी काटती होगी। ठीक है। ये बच्चे ने परसेप्शन बना ली, वो जो जनरलाइजेशन है
उसको लेकर स्पेसिफिक में आ गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा डिडक्टिव अप्रोच है, ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है। तो इसके कुछ जी कीवर्ड सर। मैंने लिखे हैं अलग से, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना, वो जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर हुआ ना, तो आप मुझे रिमाइंड की करवाइएगा, तो मैं वो भी स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इसके जो बेसिक बेसिक कीवर्ड हैं जो पेपर में मोस्टली आते रहते हैं, वो मैंने अलग से निकाल के रखे हैं, ताकि इंडक्टिव और डिडक्टिव में कभी ना कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पेपर आप उठा के देख लें, उसमें ये इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग में से कोई एक आध एमसीक्यूज ना आया हो। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और काफ़ी लोग इसमें गलतियां करके आते हैं। तो मैंने उससे कुछ एमसीक्यूज जो है ना, वो यानी डिडक्टिव की एग्जांपल और इंडक्टिव की एग्जांपल को मैंने अलग अलग निकाल के रखा है। तो आप रिमाइंड करवाइएगा, मैं इंशाल्लाह उसकी स्लाइड पर आपके साथ शेयर करूंगा और उसको इलेबोरेट भी करेंगे। ठीक है। तो चलें, ठीक है, ठीक है सर। टाइम काफ़ी हो गया, अब हम सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।